हाय एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट्स अ डे सीरीज। एंड आज हम अपनी लास्ट टाइप ऑफ वैल्यूएशन करने वाले हैं, वैल्यूएशन ऑफ डिस्ट्रेस्ड फर्म्स। ऑल्दो ये टॉपिक जो लिंक्ड है, हम पहले वैल्यूएशन कर चुके हैं लॉस मेकिंग फर्म्स का। तो लॉस मेकिंग फर्म्स में हमने स्टडी किया था कि कुछ ऐसी फर्म्स होती हैं जो अभी अगर आप उनकी अर्निंग्स देखोगे तो वो नेगेटिव अर्निंग्स कर रही हैं, बट उनकी वैल्यूएशन करने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उनका रीज़न क्या है, कि वो टेम्परेरी रीजन की वजह से नेगेटिव अर्निंग्स कर रही हैं या फिर वो एक लॉन्ग टर्म इशू की वजह से नेगेटिव अर्निंग्स शो कर रही हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक रीजन भी हो सकता है या फिर ऑपरेशनल रीजन हो सकता है। बट जब हम बात करते हैं डिस्ट्रेस्ड फर्म्स के बारे में तो ये बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है। एंड यहाँ पर क्या है कि क्योंकि हमने देखा था कि जब आप लॉस मेकिंग फर्म्स को कर रहे हो तो अगर वो टेम्परेरी रीजन की वजह से है या फिर कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंपनीज होती हैं जहां पर हमें क्या देखना होता है कि उनकी जो अर्निंग्स है नेगेटिव अर्निंग्स को रिप्लेस करना होता है नॉर्मलाइज्ड अर्निंग से। मींस जब हम उनकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें देखना है कि क्या वो जो उनका लॉस है वो टेम्परेरी रीजन की वजह से है या परमानेंट रीजन की वजह से है। बट यहाँ पर जब हम बात करते हैं डिस्ट्रेस फर्म्स की, तो ये बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। यहाँ पर वो डूबते को तिनके का सहारा भी नहीं है, ये फर्म्स दोबारा से कभी भी वापस नहीं आ पाएंगी या फिर ये टेम्परेरी रीजन की वजह से नेगेटिव अर्निंग्स नहीं है। तो इसका थियोरिटिकल पार्ट क्या कहता है, कंपनीज विद नेगेटिव अर्निंग्स, ऑल्दो यहाँ पर नेगेटिव अर्निंग्स है, सब्सटेंशियल एसेट्स भी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े एसेट्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो कि एक अच्छी बात होनी चाहिए। बट साथ ही साथ क्या है आपका सब्सटेंशियल डेट, जो एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखी है वो कैसे कर रखी है, बहुत सारा लोन लेके, बहुत सारा डेट लेके, जिसकी वजह से आज इनकी सिचुएशन क्या है, नेगेटिव अर्निंग्स हो रही है, एट द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी ये लोग हैं। अगर हम डीसीएफ मेथड की बात करें, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन, उसमें हमें क्या चाहिए, हम एक प्रिडिक्शन करते हैं कि फ्यूचर में हमें कितने कैश फ्लोज होंगे, क्या ग्रोथ हम फॉलो करेंगे, क्या पैटर्न होगा, एंड एक डिस्काउंटिंग रेट हमें चाहिए होता है जो कि हमारे रिस्क पे बेस्ड होता है। बट इन केसेस के अंदर तो आप क्या ही प्रिडिक्शन करोगे, क्योंकि ऑल्दो एक बहुत बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, हमें पता ही नहीं है कि ये नेगेटिव अर्निंग्स पॉजिटिव हो भी पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, या हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि फ्यूचर में क्या कैश फ्लोज होंगे। तो ये मेथड्स यहाँ पर क्या होंगे, इनअप्रोप्रिएट। अगर हम इक्विटी की बात करें, अगर आपको इक्विटी की वैल्यू निकालने की, इक्विटी के पास कितना पैसा जाएगा इन हाईली लेवर्ड डिस्ट्रेस फर्म्स, डिस्ट्रेस फर्म्स जो हम ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं कि ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर है, बहुत ज़्यादा डेट इन्होंने ले रखा है, जिसका मतलब हुआ कि ये हाईली लेवर्ड है, बहुत सारा लोन, बहुत सारा डेट इन्होंने ले रखा है। तो अगर लोन लेने से होगा क्या, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, एंड जो आपके जिनसे आपने लोन लिया है, जिनको आपको पे करना है बाद में, वो एक फिक्स पेमेंट उनको चाहिए, आपको कैपिटल रीपेमेंट भी करना पड़ेगा उनको। बट इक्विटी को अगर हम कंसीडर करते हैं तो वो क्या होता है, एक रेजिडुअल क्लेम होता है। इक्विटी लास्ट लाइन में खड़े होते हैं, आपको सबसे पहले अपने इंटरेस्ट देने हैं, अपने टैक्सेस पे करने हैं, आपको डेट होल्डर्स को पे करना है, फिर आपको प्रेफरेंस होल्डर्स को पे करना है, तब जाके कहीं ना कहीं बारी आती है आपकी इक्विटी शेयर होल्डर्स की। एंड अगर आपके पास पैसा बचेगा तो आप इनको दोगे, ज़्यादा दोगे, अगर नहीं बचेगा तो कम दोगे, अगर बिल्कुल भी नहीं है तो आप इनको पैसा ही नहीं दोगे। तो इसका मतलब होता है रेजिडुअल क्लेम आफ्टर ऑल अदर क्लेम्स हैव बीन पेड, जब सारे क्लेम्स पे हो जाएंगे तब हम इनको पे करेंगे। विद लिमिटेड लाइबिलिटी इन्वेस्टर्स कैन नेवर लूज मोर देन अमाउंट दे इनिशियली इन्वेस्टेड। मींस अगर आपने इक्विटी के अंदर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं तो आप उससे ज़्यादा कभी भी लूज नहीं कर सकते। इन्वेस्टर्स कैन नेवर लूज मोर देन उन्होंने इनिशियली इन्वेस्ट किया था। अगर आप पे ऑफ की बात करें कि इक्विटी के पास अल्टीमेटली पैसा जाएगा कितना, लिक्विडेशन पे। लिक्विडेशन का मतलब क्या है कि आज अगर मुझे मेरी फर्म को लिक्विडेट करना है तो मैं अपनी सारी एसेट्स को बेचूंगा, अपनी सारी लाइबिलिटीज़ को पे करूंगा, एंड उसके बाद मेरे पास एक पैसा बचेगा जो फाइनली इक्विटी के पास जाएगा। बट अगर आपके पास डेट को कंसिडर करें, एंड आपकी वी क्या डिनोट करती है, आपकी लिक्विडेशन वैल्यू मीन्स कितना पैसा मेरे पास लिक्विडेट करके आएगा। अगर आपको डेट को पे करना है एंड जो आपकी वैल्यूएशन सेल करने से आ रही है वो अगर ज़्यादा है, फिर तो आप इक्विटी को पैसा दे दोगे। बट अगर आपका डेट इक्वल हो जाता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 लाख रुपीज़ आए कहाँ से, सेल करके, सब चीज़ें मैंने लाइबिलिटीज़ पे करी एंड एसेट्स को सेल करने के बाद मेरे पास 10 लाख रुपीज़ बचते हैं जो मुझे डेट को देने हैं। एंड डेट को भी मुझे कितने देने हैं, 10 लाख, या फिर हो सकता है 11 लाख देने हो। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि मेरा जो सारा पैसा लिक्विडेशन से आया वो किसके पास चला जाएगा, डेट के पास चला जाएगा, एंड इक्विटी के लिए कितना बचेगा, जीरो। तो यहाँ पर हमने इक्विटी को क्या कंसिडर किया, एज एन कॉल ऑप्शन। अगर आपके पास पैसा बचेगा तो आप उसको दोगे, नहीं तो आप उसको नहीं दे पाओगे। तो इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस भी होंगी जब हम इक्विटी को एज अ कॉल ऑप्शन ट्रीट करते हैं। अब बात आती है वर्थ ऑफ इक्विटी की। यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे हमने एग्जांपल मिली है कि 10 लाख आपके पास पैसा आता है एंड आपको डेट को कितना पे करना है, 11 लाख। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा
कि आप अभी जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम देखें तो हमें लगेगा कि ये डेट को पे नहीं कर पाएंगे एंड इक्विटी की वैल्यूएशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब इनको रीपेमेंट का टाइम आएगा, हो सकता है कि हमारी जो एसेट्स हैं, जो एसेट्स की वैल्यूएशन है जो लिक्विडेशन पे आएगी, वो हो सकता है कि इंक्रीज कर जाए एंड वो कितनी हो जाए, 20 लाख हो जाए। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो वैल्यूज है वो इंक्रीज होती है एंड आप डेट को भी पे कर पाओगे एंड इक्विटी की भी वर्थ निकलेगी। नेक्स्ट, अगर हम रिस्क को कंसिडर करें, ऑल दो इन सिचुएशंस के अंदर क्या होगा, आपको रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपका रेट भी इंक्रीज होगा एंड जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है इन्वेस्टर्स की, वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन पे आ जाएगी। हमने देखा है कि रिस्क जो है वो किससे एसोसिएटेड होता है, आपके रेट से। जब आप एक ट्रेडिशनल वैल्यूएशन टेक्निक यूज कर रहे हो जैसे डीसीएफ, एक हायर लेवल ऑफ रिस्क आपके पास रहेगा एंड आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लो हो जाएगी फॉर द इक्विटी इन्वेस्टर्स। और यहाँ पर अगर हम सबसे मेन चीज़ बात करें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्योंकि डेट को तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, आपको उनको लाइन में भी आगे रहेंगे एंड उनको पे करना ही पड़ेगा। बट इक्विटी के केस में ऐसा नहीं होता, अगर आपके पास 2 लाख बचेंगे तो आपको इक्विटी को 2 लाख देना, मीन्स एज सच कोई फिक्स पेमेंट नहीं है कि आपको उनको पैसा देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि वेरी लिटिल टू लूज रहेगा। अगर आप इक्विटी इक्विटी इन्वेस्टर हो तो आपके पास सारा पैसा कभी भी नहीं जाएगा एंड लोड टू गेन होगा फ्रॉम द फ्लक्चुएशंस। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ कहीं पे इन्वेस्ट किया है, तो आपके पास गेन करने के लिए तो बहुत ज़्यादा है, वो शेयर अगर बढ़ता है फ्यूचर में, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड वैल्यू उसकी हो जाती है, तो आप बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हो। बट अल्टीमेटली अगर हम रिस्क की बात करें तो जितना कैपिटल हमने उस पर लगा रखा है 1 लाख, वही हमें क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो ये डिस्ट्रेस फर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि कैसे हम इनकी वैल्यूएशन करते हैं, इक्विटी कैसे होती है। बहुत ज़्यादा इन्होंने डेट ले रखा होता है, इसलिए इनके पास सब्सटेंशियल एसेट्स होती हैं। नाउ कंसेप्ट चेक का क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ इक्विटी इन हाईली लेवर्ड डिस्ट्रेस फर्म्स। जो भी डिस्ट्रेस फर्म्स हैं जिनके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है, उस केसेस में हम इक्विटी की बात कर रहे हैं। तो क्या उनके पास गारंटीड क्लेम रहने वाला है, रेजिडुअल क्लेम रहेगा, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी रहेगी, या फिर प्रेफर्ड क्लेम रहेगा अहेड ऑफ डेट। तो आपको जो भी आंसर लगता है यू कैन कमेंट डाउन एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।